वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस बिजनौर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने सब्जेक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो मैक्सिमम या हर बार बोलेंगे तो भी गलत नहीं होगा, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक ऐसा टॉपिक है स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम में जिसमें से एक क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है, 100% पूछा ही जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है ये पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स का। सारे क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं लेकिन यहाँ से कभी क्वेश्चन चेंज नहीं होता, यहाँ से 100% एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम रेक्टिफायर्स को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं अच्छे से। हाफ वेव फुल वेव दोनों एक ही वीडियो के अंदर कवर करेंगे, और फुल वेव के अंदर सेंटर टैप और ब्रिज रेक्टिफायर्स भी हम एक ही वीडियो के इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो हम बिना टाइम को ज़्यादा वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। स्टूडेंट्स, अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इलेक्ट्रॉनिक्स का फ़ायदा मिल सके, हमारी वीडियोस का फ़ायदा मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट करके बताया करें कि वीडियो कैसा लगा। और अगर कोई डाउट होता है तो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अगली वीडियो में उसको सॉल्व करूंगा। स्टूडेंट्स, अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और सारी पीडीएफ फ्री में आपको वहाँ पर मिल रही हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप पीडीएफ के लिए तो है ही, मतलब अगर आपने जो भी पुरानी वीडियोस इससे पहले नहीं देखी हैं, अगर वो वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। उन प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वीडियो के बाद उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने मतलब सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा कहलाता है डायोड एप्लीकेशंस। ये जो टॉपिक है ये फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट है, और जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सेकंड यूनिट स्टार्ट हो रही है यहाँ से। चलिए तो इसमें क्या है, डायोड एप्लीकेशन में हम जो हमारे सिलेबस में गिवन है हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पढ़ते हैं। तो रेक्टिफायर पढ़ते हैं, क्लिपर्स पढ़ते हैं, क्लैम्पर्स पढ़ते हैं, वोल्टेज मल्टीप्लायर्स पढ़ते हैं, और जेनर वोल्टेज शंट रेगुलेटर पढ़ते हैं, या जेनर वोल्टेज शंट रेगुलेटर हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक एक करके सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे स्पेशल पर्पस डायोड आ जाते हैं, जो थर्ड पार्ट है फर्स्ट यूनिट का, फर्स्ट ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स में, और सेकेंड ईयर के सेकेंड यूनिट में ही है। ठीक है, चलिए तो हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं रेक्टिफायर्स को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं कि रेक्टिफायर क्या होता है। देखो, सबसे इजी टॉपिक माना जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी माना जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेक्टिफायर होता क्या है? रेक्टिफायर एक सर्किट है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, जो हम यूज़ करते हैं अपने एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, या ये कह सकते हैं हमारा जो रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर इज़ ए सर्किट विच इज़ यूज टू कन्वर्ट एसी सिग्नल इनटू पल्सेटिंग डीसी। ठीक है ना, क्लियर स्टूडेंट? बहुत बार हम पढ़ते हैं या याद करते हैं स्टूडेंट कि ये जो रेक्टिफायर हमारा एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करता है, ये गलत होता है। डीसी में नहीं कन्वर्ट करता बल्कि पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है, प्योर डीसी में कन्वर्ट नहीं करता। प्योर डीसी में कन्वर्ट कराने के लिए हमको इसमें आगे फ़िल्टर सर्किट्स वगैरह भी यूज़ करने होते हैं, जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हमें उन पर जाना भी नहीं है, हमें केवल रेक्टिफायर पढ़ना है। तो रेक्टिफायर क्या है? एक सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, जो हम यूज़ करते हैं अपने एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, हम यहाँ पर बेसिकली दो टाइप के रेक्टिफायर सर्किट पढ़ते हैं, एक होता है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। और जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर है ये फर्दर टू पार्ट्स में क्लासीफाई होता है, एक होता है हमारा सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर और एक होता है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है। रेक्टिफायर्स आर सर्किट्स विच कन्वर्ट एसी इंटू पल्सेटिंग डीसी और बाइपोलर सिग्नल इंटू यूनिपोलर सिग्नल। ठीक है, तो और हमारे जो ये जो रेक्टिफायर से ग्रुप किए गए हैं किस में, टू कैटेगरीज में, जो इनके वो डिपेंड करते हैं किस पर, ऑन द पीरियड ऑफ कंडक्शन। यानी कि एक हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है और एक फुल वेव रेक्टिफायर है, और फुल वेव रेक्टिफायर फर्दर क्लासिफाइड होता है टू पार्ट्स में, सेंटर टैप और ब्रिज रेक्टिफायर। यहाँ पे जो ब्रिज रेक्टिफायर है सबसे मैक्सिमम टाइम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, सबसे मैक्सिमम टाइम। यानी कि अगर आप अपने पिछले 10 एग्ज़ाम के पेपर भी उठाकर देखें, जितने भी पेपर हैं हर सेमेस्टर के पेपर उठा के देखें, तो उसमें से जितने भी क्वेश्चंस अगर रिपीट होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन, इसी यूनिट का नहीं बल्कि जितनी भी यूनिट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, और ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। इनमें से किसी एक से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा एग्जाम में, लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस ब्रिज रेक्टिफायर के ही होते हैं। चलिए तो स्टूडेंट्स आगे वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम हाफ वेव रेक्टिफायर की।
तो हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट आप सामने देख पा रहे होंगे, जो थ्योरी लिखी है उसको आप मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आराम से पढ़ लेना। यहाँ पर फ़िलहाल जो आप समझने पर फोकस कीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए और स्क्रीन पे देखते हुए चलिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट होता है उसमें क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर, या हम बात करें रेक्टिफायर सर्किट की, तो रेक्टिफायर सर्किट में हम क्या करते हैं, एक ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं इनिशियली सबसे पहले, जिस पर हम अपना एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम अपना रेक्टिफायर सर्किट यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं। रेक्टिफायर सर्किट में हमारा 1 डायोड यूज़ होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड यूज़ होते हैं हमारे सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में, और 4 डायोड हम यूज़ करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर में। उसके बाद डायोड के बाद हम एक रेसिस्टेंस यूज़ करते हैं जिसको हम लोड रेसिस्टेंस बोलते हैं, जहाँ से हम जिसके अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज मेज़र करते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर ट्रांसफार्मर यूज़ करने का हमारा 2 पर्पज़ हैं, 2 रीज़न हमारे हैं जो, या इससे हमें 2 फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपने जो वोल्टेज है उसको स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं, जिस टाइप का भी हम ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम मैक्सिमम जो यूज़ करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। स्टेप अप और स्टेप डाउन में डिफरेंस क्या है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल होती हैं, वाइंडिंग्स जो होती हैं, अगर स्टेप डाउन है तो प्राइमरी वाइंडिंग जो है नंबर ऑफ टर्न्स इसमें ज़्यादा होते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, तो वो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो कम है। तो यहाँ पर हमने कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ किया है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दूसरा क्या है इसका फ़ायदा है हमें ट्रांसफार्मर यूज़ करने का, ये जो हमारा इधर वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं सर्किट को, ये हमारा मेन रेक्टिफायर सर्किट है, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, ये हमारा जो मैंने बता रहा था अभी, ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है इनपुट, सॉरी रेक्टिफायर सर्किट है ये वाला। तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, जो डायोड है हमारा यहाँ पर, और यहाँ पर डायोड जो है वही लो वोल्टेज पर हम इनको ऑपरेट कराते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो एसी सप्लाई है जो कि हमारी 220 वोल्ट हम यहाँ पर मैक्सिमम यूज़ करते हैं, तो उससे क्या करता है, आइसोलेशन प्रोवाइड कराता है हमारे सर्किट को, सेफ्टी प्रोवाइड कराता है एक तरह से, यानी कि इससे हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक होने के चांसेस कम हो जाते हैं ट्रांसफार्मर यूज़ करने से, ठीक है। तो 2 फ़ायदे मैंने यहाँ पर बताया ट्रांसफार्मर यूज़ करने के। एक तो हमारा क्या होता है, इससे हम वोल्टेज स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं, मेनली हम यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। दूसरा, हमारा जो रेक्टिफायर सर्किट है उसको एसी सप्लाई से आइसोलेशन प्रोवाइड कराता है, जिससे हमारा इलेक्ट्रिक शॉक होने से इलेक्ट्रिक शॉक होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है ना। यही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप इनको आराम से पढ़ सकते हैं। मैं एक बार पढ़ के थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको समझा देता हूँ, ताकि आप जब पढ़ें तो इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। द ट्रांसफार्मर इज़ एम्प्लॉयड इन द ऑर्डर टू स्टेप डाउन द सप्लाई वोल्टेज एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट फ्रॉम शॉक। ये मैंने 2 चीज़ें बताई, ये एक तो स्टेप डाउन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और एक ये इलेक्ट्रिकल शॉक से हमें प्रिवेंट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। द डायोड इज़ यूज टू रेक्टिफाई, डायोड जो यूज़ करा जाता है वो रेक्टिफाई करने के लिए एसी सिग्नल को। द पल्सेटिंग डीसी इज टेकन अक्रॉस द लोड रेसिस्टर RL, ये जो पल्सेटिंग डीसी हम लेते हैं ये लोड रेसिस्टर RL से ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ, अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं हम, ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर क्या है, ये रेक्टिफायर का सर्किट है। अब हम क्या करते हैं, जब भी वर्किंग लिखेंगे, हम रेक्टिफायर की बात करें, रेक्टिफायर में कोई सा भी टाइप हम पढ़ेंगे, आगे हम क्लिपर्स की बात करें, या उससे आगे हम क्लैम्पर्स की बात करें, या उससे आगे हम वोल्टेज मल्टीप्लायर की बात करें, कोई सी भी एप्लीकेशन की बात करें, तो हम उसमें वर्किंग में किस तरह से करते हैं। वर्किंग हमें जो लिखनी होती है एग्जाम में, वो 2 वे होते हैं हमारे पास। पहला हम पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं, और दूसरा हम नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर स्टूडेंट्स एसी सप्लाई अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो एसी सप्लाई की जो फ्रिक्वेंसी होती है, आई थिंक आप सभी जानते होंगे, 50 हर्ट्ज़ होती है। अब 50 हर्ट्ज़ का मतलब समझना है कि 1 सेकंड में 50 साइकिल्स पास हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम इतना, मतलब इसको हम अपना एक्सप्लेन करने के या समझाने के पर्पज़ पे उसमें क्या ले लेते हैं, केवल 1 साइकिल ले लेते हैं, और 1 साइकिल में हम क्या करते हैं, उसको कंसिडर करते हैं 2 हाफ साइकिल में। जो हमारी 1 साइकिल होती है उसमें क्या होती है, हमारी 2 हाफ साइकिल्स होती हैं इस तरह से। एक होती है हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक होती है हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल। तो हम पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करके बता देते हैं वर्किंग में कि क्या प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर, फिर उसके बाद हम नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं और अप्लाई करके ये बता देते हैं कि क्या प्रोसेस हो रहा है, फिर यही प्रोसेस हमारा रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो जब हम वर्किंग लिखते हैं तो पहले एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल और फिर एक बार नेगेटिव हाफ साइकिल। तो मैं दोनों साइकिल के बारे में एक एक करके तीनों इसमें रेक्टिफायर्स में बता देता हूँ, आप ध्यान से सुनते चलेंगे। क्या होगा, जब हम सबसे पहले यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे एसी सिग्नल पर, तो हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये स्टेप डाउन करके आउटपुट देगा। तो जब आउटपुट देगा, तो जब हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो उस टाइम पे ये वाला जो टर्मिनल होगा सेकेंडरी वाइंडिंग का,
वो कितना होगा, क्या होगा, वहाँ पर पॉजिटिव पोलैरिटी होगी, और जो ये नीचे वाला हमारा टर्मिनल होगा वहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग का, वहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव पोलैरिटी होगी। और यहाँ पर जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा उसको हम क्या मानना है, वी एम मानना है, ठीक है। मैक्सिमम वोल्टेज कितना है हमारा, वी एम, ठीक है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग का आउटपुट है। हम यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट ये मान के चलते हैं कि जो इनपुट पर वोल्टेज है वही मैक्सिमम आउटपुट पर वोल्टेज है, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पर ये वोल्टेज अप्लाई की तो यहाँ पर क्या हुआ, ये पॉजिटिव पोलैरिटी, ये नेगेटिव पोलैरिटी। मैंने स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में बताया कि डायोड हम यहाँ पर क्या करते हैं, आइडियल कंसीडर करके चलते हैं, अपने रेक्टिफायर में भी आइडियल कंसीडर करके चलते हैं, अपने क्लिपर्स में भी, क्लैम्पर्स में भी, सभी में हम क्या करते हैं, वोल्टेज मल्टीप्लायर में भी, सभी सर्किट में वर्किंग में हम अपने डायोड को आइडियल कंसीडर करके चलते हैं। तो आइडियल के केस में मैंने कंडीशंस बताई थी, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि अगर ये चीज़ समझ में आएगी तो आगे की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी बहुत आसानी से वर्किंग में, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये हमारा डायोड है, और डायोड में इधर वाला पार्ट जो है हमारा ये एनोड होता है, और ये वाला जो पार्ट होता है हमारा ये कैथोड होता है, इसको के से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, जब एनोड को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं बैटरी के, या पॉजिटिव पोलैरिटी होती है, कैथोड पे नेगेटिव पोलैरिटी होती है, तो उस टाइम पे डायोड जो है हमारा वो किस में वर्क करता है, हमारा फॉरवर्ड बायसिंग में वर्क करता है, ठीक है। किस में वर्क करता है, ये फॉरवर्ड बायसिंग में वर्क करता है। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो स्लो लगे तो यूट्यूब पर ऑप्शन होते हैं स्पीड को बढ़ाने के, तो आप स्पीड बढ़ाकर सुन सकते हैं। और क्योंकि मुझे सभी स्टूडेंट्स को लेके चलना है साथ में, तो कुछ जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनको ताकि अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं थोड़ा स्लो पढ़ाने की कोशिश करूँगा आज। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब ये फॉरवर्ड बायसिंग में जब वर्क करता है, तो जब फॉरवर्ड बायसिंग में वर्क करता है तो हम ये कहते हैं डायोड जो है उस टाइम पे शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क कर रहा है, यानी कि ये कैसे, शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क कर रहा है। और जब डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करता है, यानी कि किसकी तरह वर्क करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह, और जब शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करता है तो इसमें हमारा क्या हो जाता है, करंट फ्लो हो जाता है, यानी कि ये कंडक्ट हो जाता है, इसमें करंट फ्लो हो जाता है। लेकिन इसके अक्रॉस जब हम वोल्टेज ड्रॉप जो होता है उसको कितना मानते हैं, कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है, यहाँ पर 0 वोल्टेज ड्रॉप होता है। प्रैक्टिकली डिपेंड करता है डायोड किस मटेरियल का बना हुआ है, जर्मेनियम या सिलिकॉन, उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज ड्रॉप होता है। लेकिन आइडियल के केस में हम उसको नेगलेक्ट करके चलते हैं। आइडियली हम ये कंडीशंस जो मैंने यहाँ पर बताई हैं यही तुम्हें बस अपने दिमाग में बैठा लेनी है, और इसी से सारी जो तुम्हारी वर्किंग है बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। जब एनोड पॉजिटिव से कैथोड नेगेटिव से कनेक्ट होता है, डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में वर्क करता है, उस टाइम पे डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करता है। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट फ्लो हो जाता है उसमें, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप 0 होता है। सेम अगर हम बात करें रिवर्स बायसिंग की, तो जब हमारा एनोड वाला पार्ट नेगेटिव से, ये वाला पार्ट नेगेटिव से कनेक्ट हो, और कैथोड वाला पार्ट हमारा पॉजिटिव से कनेक्ट हो ऐसे, तो उस टाइम पे हमारा जो डायोड होता है वो किस में वर्क करता है, रिवर्स बायसिंग में वर्क करता है। और जब डायोड रिवर्स बायसिंग में वर्क करता है तो ये ओपन सर्किट की तरह वर्क करता है, ओपन सर्किट यानी कि ओसी, यानी कि किस तरह से, इस तरह से ये हमारा ओपन सर्किट की तरह वर्क करता है। और जब सर्किट ओपन होता है कोई सा भी, तो आपको पता ही होगा कि उस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होता, यानी कि यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। और जो वोल्टेज होगा वो वही वोल्टेज ड्रॉप होगा जो हमने इन पोलैरिटीज़ पे वोल्टेज दे रखा है, वही इन टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हमारा उतना का उतना सेम हो जाता है। तो यानी कि रिवर्स बायसिंग में क्या होता है कि ओपन सर्किट की तरह वर्क करता है, और ओपन सर्किट की तरह वर्क करता है, कोई करंट नहीं फ्लो होता, और वोल्टेज मैक्सिमम ड्रॉप हो जाता है जितना भी हमने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ याद रहेंगी ना, इसको नोट करके रख लीजिए अपने पास, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने बताया आपकी वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अब हम एक एक करके वर्किंग कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया, जब हम यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पर हमारी यहाँ पर जो पोलैरिटी होती है पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। इस केस में देखिए डायोड के ये जो एनोड वाला पार्ट है इस पर कौन सी पोलैरिटी है, पॉजिटिव, और इधर कौन सी पोलैरिटी है, नेगेटिव। तो डायोड किस बायसिंग में वर्क करेगा, जब इधर पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव, तो डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में वर्क करता है। और जब डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में वर्क करता है तो शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करता है, यानी कि इस सर्किट में हमारी करंट फ्लो हो जाएगी, और जब करंट फ्लो हो जाएगी इस रेसिस्टेंस में करंट फ्लो होगा, तो इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसको हम यहाँ पे मेज़र कर लेंगे। तो वो वोल्टेज उतना ही होगा मैक्सिमम जितना यहाँ पर हमने अप्लाई किया हुआ है, मैक्सिमम वीएम, ठीक है। इस रेक्टिफायर सर्किट के लिए जो वीएम है हमारा इनपुट वोल्टेज, वही हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा। यहाँ पर कहीं और वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, के डायोड में ड्रॉप होगा, लेकिन हम उसको नेगलेक्ट करके चल रहे हैं, फॉरवर्ड बायसिंग में 0 कंसिडर करते हैं। तो हम ये मानते हैं जितना हमने यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई किया उतना ही सेम हमें आउटपुट वोल्टेज मिल जाता है, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। क्लियर होगी बात यहाँ तक। इसके बाद जब हम बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में हम ये नेगेटिव हाफ साइकिल जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, पोलैरिटीज चेंज हो जाएंगी, ये नेगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी। इस केस में हमारा डायोड कौन सी बायसिंग में चला जाएगा, रिवर्स बायसिंग में। और जब रिवर्स बायसिंग में होता है तो ये ओपन सर्किट की तरह वर्क करता है,
और जब ओपन सर्किट की तरह वर्क करता है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता। जब करंट फ्लो नहीं होगा तो रेसिस्टेंस में कोई करंट नहीं पहुंचेगा। जब रेसिस्टेंस में कोई करंट नहीं पहुंचेगा तो हमें आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, जीरो। ठीक है, यानी कि उस टाइम हमारा डायोड ऑफ कंडीशन में होगा। तो रिवर्स बायसिंग में जब हमने इसको नेगेटिव हाफ साइकिल देखा, नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड रिवर्स बायसिंग में गया, कोई करंट नहीं फ्लो हुआ, कोई करंट नहीं फ्लो हुआ, तो यहाँ पर इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, जीरो। ठीक है, तो हमने पूरी कंप्लीट साइकिल एक्सप्लेन कर लिया। अब उसके बाद हमें फाइनली इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म जरूर ड्रॉ करनी है एग्जाम में। जितनी बार भी हम वर्किंग लिखेंगे उतनी बार सर्किट भी ड्रॉ करना है और इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म भी जरूर ड्रॉ करनी है। तो यानी कि इसमें कुल मिलाकर जितने भी हमारे रेक्टिफायर हैं, अगर एक रेक्टिफायर पूछा जाता है उसमें, तो कुल मिला के 3 तो सर्किट डायग्राम आपको ड्रॉ करने हैं और एक वेवफॉर्म, इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म भी ड्रॉ करनी है। 3 सर्किट कैसे अभी दिखा देता हूँ मैं। देखो, सबसे पहला सर्किट तो ये वाला जो रेक्टिफायर एक्सप्लेन कर रहे होंगे तुम, हाफ वेव है तो हाफ वेव का जनरल डायग्राम हो गया। उसके बाद पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये डायग्राम हो गया। उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये डायग्राम हो गया। उसके बाद इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म हो गया। इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म में क्या है, हमने एक साइकिल के लिए एक्सप्लेन किया था यहाँ से यहाँ तक, ऐसी दूसरी साइकिल भी बना ली, ऐसी 2-3 साइकिल बना देंगे। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट मिला था, मिल गया। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जीरो था, जीरो दिखा दिया। फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल आउटपुट मिला, ठीक है। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जीरो। इस तरह से हम वेवफॉर्म बना देंगे। ऊपर नीचे ही वेवफॉर्म बनानी है और बिल्कुल प्रॉपर वेवफॉर्म बनानी है जिस तरह से यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई भी यहाँ पर मेंशन करना है। यहाँ पर टी और यहाँ पर वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, मैक्सिमम पी कितना है, मैक्सिमम वोल्टेज वीएम है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार जो लिखा हुआ है उसको मैं जल्दी जल्दी पढ़ के आपको दिखा देता हूँ वर्किंग में। क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल द एंड एक्स कौन सा, ये वाला, ऑफ द सेकेंडरी इज पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। एंड वाई कौन सा है, ये वाला, इज नेगेटिव। दस फॉरवर्ड बायसिंग द डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होगा। एज द डायोड इज फॉरवर्ड बायस द करंट फ्लो थ्रू द लोड रेसिस्टर आर एल, जब ये फॉरवर्ड बायसिंग में होगा तो लोड रेसिस्टर आर एल में करंट फ्लो होगा। एंड वोल्टेज इज डेवलप्ड अक्रॉस इट, और इसके अक्रॉस वोल्टेज हमारी डेवलप होगी। ठीक है, फिर उसके बाद जब नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल द एंड वाई इज़ पॉजिटिव, यानी कि ये वाला पॉजिटिव होगा, ये वाई है, वी नहीं है। ठीक है, एंड एक्स यानी कि ये वाला नेगेटिव। 10 रिवर्स बायसिंग द डायोड रिवर्स बायसिंग में होगा। एज द डायोड इज रिवर्स बायस देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा थ्रू आर रेजिस्टर आर एल, देयर बाय द आउटपुट वोल्टेज जीरो। तो जब इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, जीरो। ठीक है, तो ये था हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए फटाफट और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। एक टर्म होती है इसमें रिपल फैक्टर। ठीक है, रेक्टिफायर में क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 मार्क्स का कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रिपल फैक्टर। स्टूडेंट्स, इसमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी होती हैं, वो मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथमेटिकल कैलकुलेशन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में कभी भी वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं पूछी जाती। अगर आप कोई सा ही पेपर उठा के देख लीजिए पिछले, कोई कैलकुलेशन नहीं पूछी जाएगी, डायरेक्ट वैल्यू पूछी जा सकती है। वो वैल्यूज़ मैं आपको लास्ट में कंपेयर कराऊंगा, सारी वैल्यूज़ वहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, कितना किसके लिए रिपल फैक्टर होता है, जो भी है तीनों रेक्टिफायर के लिए कंपेयर कराऊंगा लास्ट में, तीनों रेक्टिफायर को। वहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसमें वो कभी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या रिपल फैक्टर एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पर ये वाली जो लाइन है ये आपको डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पर मिल जाएगी, इसी यही सफिशिएंट होती है। लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए ये भी थोड़ा सा बताने ज़रूरी थे पॉइंट। यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट, यानी कि एसी कंपोनेंट के आरएमएस वैल्यू टू द डीसी कंपोनेंट इन द रेक्टिफायर आउटपुट इज नोन एज रिपल फैक्टर। एक्चुअल में रिपल फैक्टर होता क्या है, एक ऐसा फैक्टर होता है जो जिससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा आउटपुट है रेक्टिफायर का वो कितना प्योर फॉर्म में है। अब कितना प्योर फॉर्म हम किस फॉर्म में कह रहे हैं, यानी कि कितना डीसी की फॉर्म में है। ठीक है, क्योंकि हमने जो रेक्टिफायर यूज़ किया है वो डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया है, लेकिन रेक्टिफायर प्योर डीसी में कन्वर्ट नहीं करता, पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। अब पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है तो वो कितना प्योर फॉर्म में, कितना डीसी की फॉर्म में है, वही फैक्टर हमारा क्या कहलाता है, हमारा रिपल फैक्टर कहलाता है। ठीक है, और उसको अगर प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे तो ये डेफिनेशन यहाँ पर बोल्ड जो की है ये डेफिनेशन सफिशिएंट है, वरना एक्सप्लेन करने के लिए क्या है, द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर हैज़ एसी कंपोनेंट, यानी कि जो रेक्टिफायर का आउटपुट होता है उसमें कुछ एसी कंपोनेंट्स होते हैं, ऑल्सो नोन एज रिपल, जिनको हम रिपल्स कहते हैं, एंड डीसी कंपोनेंट्स बोथ, यानी कि कुछ डीसी कंपोनेंट होते हैं, यानी कि दोनों एसी और डीसी दोनों कंपोनेंट होते हैं। रिपल फैक्टर मेजर हाउ मच अमाउंट ऑफ एसी कंपोनेंट इज़ प्रेजेंट इन द आउटपुट, यानी कि आउटपुट में कितने एसी कंपोनेंट हैं, हाउ मच एसी कंपोनेंट मेजर करने के लिए हम यहाँ पर रिपल फैक्टर कैलकुलेट करते हैं।
So the effectiveness of a rectifier depends on the magnitude of ripples in the output. Smaller the ripple, more effective इज़ द रेक्टिफायर, यानी कि रिपल फैक्टर जितना कम होगा उतना ही इफेक्टिव हमारा क्या होगा, रेक्टिफायर सर्किट होगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं फुल वेव की। अभी इसमें दो टर्म और हैं, पीक इन्वर्स वोल्टेज और पूछी जाती है, तीनों जो हमारे रेक्टिफायर सर्किट है उनके लिए। अब पीक इन्वर्स वोल्टेज क्या होता है ये भी मैं अभी बताने वाला हूँ आपको, और पीक इन्वर्स वोल्टेज तीनों मैंने जो लास्ट में कंपैरिजन दिया है उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, वहाँ से आप वो टेबल ज़रूर अच्छे से लर्न कर लेना, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, कंपेयर कराऊंगा जहाँ पर मैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है देखो, पीक इन्वर्स वोल्टेज एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ, इट इज़ द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड अक्रॉस द डायोड विदाउट डैमेजिंग इट। यानी कि ये मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज होती है जब हम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं, यानी डायोड जब हमारा रिवर्स बायसिंग में होता है, जब हम यहाँ पर अभी इससे पहले जो हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा उसमें रिवर्स बायसिंग में कब होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज होती है जो डायोड हमारा क्या कर सकते, मतलब डायोड पर हम अप्लाई करते हैं जब तक कि डायोड हमारा डैमेज ना हो, उससे पहले तक समझ लीजिए। यानी कि वो मैक्सिमम वोल्टेज, अगर उससे हम थोड़ा सा वोल्टेज इंक्रीज़ करें रिवर्स में और डायोड हमारा क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, तो उस पॉइंट तक की जो वैल्यू होती है वही हमारी क्या कहलाती है, पीक इन्वर्स वोल्टेज कहलाती है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हम जो नेगेटिव हाफ साइकिल में या हम अप्लाई कर रहे हैं वो कितना अप्लाई कर रहे हैं, वीएम, तो वो भी हमारे, इसलिए इसका पीक इन्वर्स वोल्टेज कितना हो गया यहाँ पर, वीएम हो जाता है। ठीक है, एक होता है यहाँ पर रिपल फ्रिक्वेंसी और आउटपुट फ्रिक्वेंसी, एक टर्म ही होती है। तो ये क्या, इट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ आउटपुट वेव इन रेक्टिफायर, यानी कि जो आउटपुट वेव है रेक्टिफायर का उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो यही कहलाती है रिपल फ्रिक्वेंसी। हाफ वेव के लिए कितनी होती है, एफ आर, जो रिपल फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, एफ आई, यानी कि कितनी होती है, इनपुट जो सिग्नल है हमारा उसकी जो फ्रिक्वेंसी है बिल्कुल सेम उसी के इक्वल होती है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं हम फुल वेव रेक्टिफायर के स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर्स को हम टू पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। दोनों ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं इनको भी। देखिए सबसे पहले बात करते हैं सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर की। सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर जो बना होता है हमारे दो डायोड से बना होता है और एक रेसिस्टेंस से बना होता है, और साथ में हम एक ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। यहाँ भी देखो जो प्राइमरी वाइंडिंग्स है और सेकेंडरी वाइंडिंग्स है, देख के पता लग रहा होगा हमारा कौन सा ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है हमारा, देखो मैंने बताया था 3 सर्किट हमें हर बार बनाने हैं। ये एक हमारा बेसिक सर्किट हो गया सेंटर टैप रेक्टिफायर का, इसमें हमारा जो है, जो हमारा ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं हम, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, वो उसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है, यानी कि यहाँ से सेपरेट होती है, यहाँ पर ये जो है यहाँ से इधर और इधर दोनों तरफ इक्वल हमारी डिवाइड होती है। अब इसमें होता क्या है, जब हम वर्किंग करते हैं इसकी, तो इसको पहले यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर इसकी वर्किंग देख लेते हैं। करंट फ्लो थ्रू द लोड रेसिस्टेंस, यानी कि इसकी बात हो रही है, इन द सेम डायरेक्शन ड्यूरिंग द फुल साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल, यानी कि जो फुल साइकिल है इनपुट सिग्नल की पूरी साइकिल के लिए, इसमें क्या है, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। इसमें करंट जो फ्लो होता है इस रेसिस्टेंस में वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना, यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ पर जब वोल्टेज मेजर करते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव कंसिडर करके कर लेते हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में हमारा जो करंट फ्लो होगा, जब इस वाले डायोड में, इस वाले सर्किट में फ्लो होगा तो भी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर इज यूज्ड वेयर सेकेंडरी वाइंडिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर में दो जो सेकेंडरी वाइंडिंग है 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होती है एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द वाइंडिंग, मिडिल पॉइंट से वाइंडिंग के। ठीक है ना, चलिए तो अब बात कर लेते हैं इसकी वर्किंग की। वर्किंग में क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर जब हम वर्किंग करते हैं तो क्या होता है, फिर से वही हम एक पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे, फिर एक नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे, यानी कि उससे हमारी पूरी एक कंप्लीट साइकिल हो जाएगी। जो प्रोसेस उसमें होगा वही प्रोसेस हमारा फिर रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे हमने वोल्टेज अप्लाई किया तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा तो यहाँ पर क्या होगा, इस टर्मिनल पे पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं पहले, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए यहाँ पर इस टर्मिनल पे पॉजिटिव पोलैरिटी होगी, इसके इधर इस सर्किट में नेगेटिव होगी, फिर इसी सर्किट में दूसरे सर्किट में यहाँ पर पॉजिटिव होगी, और फिर इस सर्किट में क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो उस केस में हमारा जो डायोड D1 है ये फॉरवर्ड बायसिंग में होगा, शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा, और जो D2 है ये ओपन रिवर्स बायसिंग में होगा और ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा। तो ये वाला सर्किट हमारा ओपन हो गया, इस सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो होगा, लेकिन इस सर्किट में हमारा करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब देखो ये रिवर्स बायसिंग में है डायोड, यहाँ पर कितना मैक्सिमम वोल्टेज है, Vm है। ये मैंने इसलिए बताया, अभी हम पीक इन्वर्स वोल्टेज जब मेजर करेंगे तो हमें वहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके लिए जो Vm होता है, पीक इन्वर्स वोल्टेज होता है वो 2 Vm होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें
ये डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में है, तो इसकी वजह से करंट फ्लो हुआ, जो करंट फ्लो हुआ तो इस रेसिस्टेंस में करंट फ्लो होगा, इस रेसिस्टेंस में करंट फ्लो होगा, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो उसको हम वहाँ पर मेज़र कर लेंगे। तो वो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो उतना ही होगा जितना मैक्सिमम यहाँ पर वोल्टेज है, जिसको हमने वी एम माना हुआ है। ठीक है ना, क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो ये हमें कितना आउटपुट मिल गया यहाँ पर, वी एम आउटपुट यहाँ पर मिल गया पॉजिटिव हाफ साइकिल में। जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल, यही सेम यहाँ पर वर्किंग लिखी हुई है, एज इट इज़ पढ़ लेंगे आप जब मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की। अगर मैं थ्योरी पढ़ूंगा स्टूडेंट ज़्यादा तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं नहीं चाहता कि थ्योरी ज़्यादा पढ़ूँ, आपको बस समझ में आना चाहिए, मेरा मेन मोटिव है यहाँ पर समझाना। ठीक है, पढ़ने के लिए तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा ही रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पर फ्री, वो भी। ठीक है, अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे तो नेगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ पर नेगेटिव पोलरिटी होगी, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी, फिर इस सर्किट में यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। इस केस में डायोड ओपन हो जाएगा, D1 ओपन हो गया और ओपन सर्किट होगा, और ये हमारा फॉरवर्ड बायसिंग में होगा तो शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा। अब इस बार इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगा, लेकिन इस वाले सर्किट में हमारा करंट फ्लो होगा। फिर से वही सेम डायरेक्शन है रेसिस्टेंस में, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, लेकिन करंट की डायरेक्शन फिर से सेम है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, इसके अक्रॉस फिर वोल्टेज ड्रॉप होगा, और वो उतना ही होगा जितना मैक्सिमम हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव साइड में कितना आउटपुट मिल जाएगा, उतना ही मैक्सिमम हमारा आउटपुट मिल जाएगा। अब हमने यहाँ पर देखा है डायोड रिवर्स बायसिंग में है, और इसमें वोल्टेज कितना अप्लाई हो रहा है, मैक्सिमम यहाँ पर वीएम अप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, तो ये हमारी इसकी वर्किंग हो गई। अब इस एक सर्किट ये वाला हो गया इसके पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, एक सर्किट ये वाला हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, एक सर्किट हमारा ये हो गया जो जनरल डायग्राम है हमारा सेंटर टाइप का। तो 3 सर्किट आपको ड्रॉ करने हैं हर बार, और लास्ट में इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म जरूर ड्रॉ करनी है। ठीक है ना, तो इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म मैंने एक ही वेव फॉर्म के लिए बताया, आप 2 के लिए भी यहाँ से इस तरह से बता सकते हैं, और हमारा आउटपुट जो है इस तरह से पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म है। इसी तरह से बिल्कुल प्रॉपर वेवफॉर्म आप ड्रॉ करेंगे, या तो यहाँ पर 0T/2 T लिख सकते हैं, या 0π2π इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ये था हमारा सेंटर टाइप। अब बात कर लेते हैं हम इसके पीक इन्वर्स वोल्टेज की। तो मैंने इसलिए बताया था, देखो तो आपको टू टाइम्स वी एम, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा पीक इन्वर्स वोल्टेज जो होता है वी सेकेंडरी वाइंडिंग का जो वी है प्लस VR। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर इसके लिए जो मैक्सिमम वोल्टेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा VM, और VR के लिए कितना हो जाएगा मैक्सिमम वोल्टेज VM। तो यहाँ पर VM प्लस VM कितना हो जाता है 2VM, यहाँ पर इसका पीक इन्वर्स वोल्टेज हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जो है ना, फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर चेंज हो जाती है। इन जो रेक्टिफाइड फ्रीक्वेंसी होती है हमारी वो कितनी हो जाती है 2FI हो जाती है, यानी कि इनपुट फ्रीक्वेंसी की जस्ट डबल हो जाती है। ठीक है ना स्टूडेंट, इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं हमारे सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर की, इसीलिए हम फिर क्या यूज़ करते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ करते हैं फुल वेव के लिए। अब देखो दे तो ये भी फुल वेव रहा है, लेकिन हम जो मेनली ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। अगर आप कोई सर्किट ओपन करके देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसमें हमारा रेक्टिफायर सर्किट बना हुआ होगा, तो वहाँ पर क्या होगा हमारा, आप ज़्यादातर ब्रिज रेक्टिफायर ही देखेंगे, क्योंकि हमारा जो सेंटर टाइप होता है उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो उसमें रिमूव कर दी जाती हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, सिंस ईच डायोड यूज ओनली 1/2 ऑफ द ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वोल्टेज द DC आउटपुट इज़ कंपेरेटिवली स्मॉल। तो DC आउटपुट क्या हो जाती है हमारी, हाफ हो जाती है ना, तो इसलिए वो सेकेंडरी वाइंडिंग में तो क्या होता है सेकेंडरी वोल्टेज में, तो हमारा जो DC आउटपुट होता है वो कंपेरेटिवली स्मॉल हो जाता है, कम हो जाता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लोकेट द सेंटर टैप ऑन सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। एक ये यहाँ पर सेंटर टैप जो है सेकेंडरी वाइंडिंग में उसे लोकेट करने में भी डिफ़िकल्टी होती है। तीसरा क्या है, द डायोड मस्ट हैव हाई पीक इन्वर्स वोल्टेज। यहाँ पर डायोड का जो पीक इन्वर्स वोल्टेज होता है वो कितना होता है 2VM होता है, जबकि जो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर हम आगे पढ़ेंगे उसका जो पीक इन्वर्स वोल्टेज होता है वो कितना होता है VM होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब आती है बात ब्रिज रेक्टिफायर की। ब्रिज रेक्टिफायर में क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर में हमारा क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर में हम इस तरह से 4 डायोड यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया, यहाँ पर आप क्या बना सकते हैं, सीधा इस तरह से ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। इस तरह से ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाएगी, इस तरह से यहाँ पर इस तरह से ये प्राइमरी वाइंडिंग बना लेंगे, तो ये सर्किट ऐसे कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, क्लियर होगी बात। और यहाँ पर फिर हम इनपुट अप्लाई कर देते हैं, तो ये वी इनपुट हमने इस सर्किट जो मेन सर्किट है हमारे रेक्टिफायर का वही ले लिया है। यहाँ पर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है इसमें स्टूडेंट्स को, इसलिए सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ये पूछा जाता है। अब देखो हमें करना क्या है, जब हम यहाँ से वोल्टेज इस तरह से अप्लाई करेंगे, डायोड की जो डायरेक्शन होगी, अगर हमने ये डाउनवर्ड बनाया है तो इसके अपोजिट साइड वाला यानी कि ये भी डाउनवर्ड होगा, और जब अगर ये डाउनवर्ड बनाया तो ये अपवर्ड होगा, तो इसके अपोजिट साइड वाला ही अपवर्ड बनाना है। इसमें डायरेक्शन में गड़बड़ हो जाती है स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा।
लेकिन जब हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल हम पहले अप्लाई करते हैं तो इस डायोड से आएगी, तो इधर हमने पॉजिटिव साइन यहाँ पर बनाएंगे। अगर इस डायोड से लेके आएंगे इसको डाउनवर्ड बनाएंगे तो फिर यहाँ पर इधर पॉजिटिव साइन बनाएंगे और इधर नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नंबरिंग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नंबरिंग जिस हिसाब से करेंगे वो वर्किंग भी उसी के हिसाब से लिखनी होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जिस तरह से मैं नंबरिंग कर रहा हूँ उसी हिसाब से आप नंबरिंग ना कर पाओ, एग्जाम में उल्टी कर लो और फिर वर्किंग वो लिख दो जो मैं आपको देने वाला हूँ या बताने वाला हूँ, तो उससे गलती हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखो हम पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव पोलैरिटी है और यहाँ पर नेगेटिव पोलैरिटी है। तो अब हमारा ये डायोड D1 जो है ये फॉरवर्ड बायस होगा, यानी कि इस तरह से, और ये वाला जो है यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ऐसे इधर नेगेटिव है, ये वाला हमारा रिवर्स हो जाएगा और ये वाला हमारा फॉरवर्ड हो जाएगा। तो हमारा जो सर्किट बनेगा वो क्या बनेगा, ये यहाँ से करंट फ्लो होगा इस तरह से, यहाँ से करंट फ्लो के इस तरह से जाएगा और ये यहाँ से इस तरह से करंट फ्लो के जाएगा और ये सर्किट हमारा इस तरह से पूरा क्लोज हो जाएगा। ठीक है ना, और ये हमारा पार्ट ओपन हो जाएगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में इस तरह से होगा, रेसिस्टेंस में करंट फ्लो होगा, इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसको हम मेजर कर लेंगे, वो बिल्कुल एज इट इज सेम होगा हमारा जैसे हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। उसके बाद जब नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। मैं वर्किंग यहीं पर ही बता देता हूँ, आगे दिखा दूंगा। यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, मैं कलर इसका चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, अब जब ये इस तरह से होगा तो इस तरह से होने पर यहाँ पर नेगेटिव पोलैरिटी हो गई, यहाँ पर पॉजिटिव पोलैरिटी हो गई। इस केस में क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होने से ये डायोड हमारा फॉरवर्ड होगा और ये रिवर्स हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर नेगेटिव होने पर ये फॉरवर्ड हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा इस तरह से, और ये वाला अब हमारा ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा, ये भी ओपन और ये शॉर्ट सर्किट की तरह। तो इधर पॉजिटिव है तो यहाँ से इस तरह से करंट फ्लो होगा यहाँ पर इधर, और फिर इस रेसिस्टेंस से होता हुआ करंट, जस्ट 1 सेकेंड, ओफो, ठीक है, इस यहाँ से इस तरह से करंट फ्लो होता हुआ यहाँ से इस तरह से, यहाँ से इस तरह से करंट यहाँ पर, और ये सर्किट हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से करंट इस तरह से फ्लो होगा, फिर से डायरेक्शन करंट की यही है सेम, तो हमारे इसके अकॉर्डिंग इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा फिर से पॉजिटिव हाफ में वो शो होगा, यानी कि पॉजिटिव हाफ साइड हमारा आउटपुट वोल्टेज में शो होगा यहाँ पर। तो इस तरह से हमारी कंप्लीट साइकिल हो जाती है, फुल वेव आउटपुट हमें यहाँ पर मिल जाता है। अब मैं 1 बाय 1 दिखा देता हूँ आपको। पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखो ये मैंने जैसे बताया था ये होगा। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या देखा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा डायोड D1 और D3 फॉरवर्ड है, तो हमें वही लिखना है, यहाँ पर जो नंबरिंग करोगे वही लिखनी है और यहाँ पर जो नंबरिंग करोगे वही लिखनी है वर्किंग में, बस ये ध्यान रखना है वर्किंग में। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन बनेगी जो मैंने बताई आपको, आउटपुट हमें एज इट इज़ मिल जाएगा। फिर रिवर्स बायसिंग में ये वाली कंडीशन हमारी बनेगी, यहाँ से इस तरह से ये, और फिर हमें यहाँ पर आउटपुट सेम मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसकी इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म मैंने यहाँ पर बनानी भूल गया हूँ मैं, फाइनल आप बना लेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे, जैसे हमने स्टैंडर्ड टाइम में बनाया था वैसे ही यहाँ पर बनानी है। ठीक है, अब इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं ब्रिज रेक्टिफायर की, क्या क्या हैं, यानी कि जो उसके डिसएडवांटेजेस थे सेंटर टैप की वो इसकी एडवांटेजेस हो जाएंगी। यहाँ पर क्या, द नीड ऑफ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर इज एलिमिनेटेड, यानी कि जो जरूरत नहीं है हमें सेंटर टैप की वो एलिमिनेट हो जाती है। द पीक इनवर्स वोल्टेज इज़ 1/2 कंपेयर टू द सेंटर टैप। सेंटर टैप का 2 VM था तो यहाँ पर VM हो जाता है, जस्ट हाफ हो जाता है। ठीक है, इसकी भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं क्या, देखो हर चीज़ की एडवांटेजेस होती हैं तो उसकी डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। यहाँ पर डायोड जो है हमें क्या है 2 की जगह यहाँ पर 4 यूज़ करने पड़ रहे हैं, जिससे हमारी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है। फिर क्या, द यूज़ ऑफ 2 एक्स्ट्रा डायोड्स कॉज एन एडिशनल वोल्टेज ड्रॉप, और वोल्टेज ड्रॉप भी एडिशनल होगी, देयर बाय रिड्यूसिंग द आउटपुट वोल्टेज, जिससे हमारी आउटपुट वोल्टेज थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है ना, हम आइडियली तो कंसिडर कर रहे हैं कि वोल्टेज ड्रॉप 0 हो रही है, लेकिन प्रैक्टिकली तो वोल्टेज ड्रॉप होती है हमारी। अब मैं आपको इनमें कंपैरिजन दिखा देता हूँ। फाइनली ये टेबल है, इस टेबल को आप अच्छे से लर्न कर लेंगे और इससे सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पैरामीटर्स हैं, उसके बाद यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर्स की वैल्यू है, यहाँ पर सेंटर टैप की है और यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर की है। सबसे पहले अगर बात करें ऑपरेशन की तो ये क्या है, कंडक्ट्स ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट होता है, ये बोथ साइकिल में कंडक्ट होता है, ये भी बोथ साइकिल में। नंबर ऑफ डायोड्स यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 यूज़ होते हैं, यहाँ पर 4 यूज़ होते हैं। एवरेज DC लोड वोल्टेज, यानी कि देखो इनकी कैलकुलेशन जो होती है ना, इनकी कैलकुलेशंस होती हैं, ये इनकी कैलकुलेशंस होती हैं जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती हैं, हमें वो करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें नहीं करना है वो, क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें डायरेक्ट वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। बट हाँ, तो वैल्यूज़ क्या है, हमारी DC वोल्टेज होती है हाफ वेव की, वो कितनी होती है VM/π, इसके लिए सेंटर टाइप के लिए 2 VM/π और ब्रिज के लिए भी 2 VM/π। इसकी जो दोनों की जो वैल्यू है बिल्कुल सेम होती है, बस डिफरेंस क्या होता है, एक तो डायोड का डिफरेंस होता है यहाँ पर
ठीक है, और एक पीक इनवर्स वोल्टेज का डिफरेंस होता है, बाकी वैल्यूज़ जो है वो बिल्कुल सेम होती हैं। अगर आरएमएस लोड करंट की बात करूँ तो आई एम अपॉन टू, यहाँ पर क्या होता है आई एम अपॉन रूट टू, और यहाँ पर आई एम अपॉन रूट टू। यहाँ पर रिपल फैक्टर 1.21, यहाँ पर 0.48 और यहाँ पर भी 0.48। तो यहाँ पर 1 पॉइंट है तो रिपल फैक्टर ज़्यादा है, तो इसलिए इसका जो आउटपुट है वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में नहीं होता ज़्यादा कंपेयर टू फुल वेव के। यहाँ पर एफिशिएंसी 41% है, यहाँ पर 81.2% है, यहाँ पर भी 81.2% है। पीक इनवर्स वोल्टेज इसका भी सही है वीएम है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा है 2 वीएम है, और इसका भी सही है वीएम है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर रेक्टिफायर्स का। स्टूडेंट अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके बताएं ज़रूर वीडियो कैसा लगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द हम एक अगला टॉपिक लेके आएंगे। ओके स्टूडेंट।